हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द फिजिफ्लाई। आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12 का एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है कुलम्स लॉ, जो कि बिलोंग करता है चैप्टर नंबर 1 में से। तो उसको मैं पहले आपको उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा, उसमें से कौन से फॉर्मूलाज आते हैं जिससे अच्छे अच्छे एमसीक्यूज को हम सॉल्व कर सकते हैं, ये हम डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद कुछ अच्छे ऐसे क्वेश्चंस भी मैं कुलम्स लॉ के ऊपर से लाया हूँ जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो एज वी ऑल नो कि कुलम्स लॉ जो है वो किस बारे में है। तो अगर हमारे पास दो चार्जेस है, कैसे चार्जेस, स्टैटिक एंड पॉइंट चार्जेस। तो मान लीजिए कि मेरे पास ऐसे दो चार्जेस है, एक को मैं बोल देता हूं Q1 और एक को मैं बोल रहा हूं Q2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। अगेन बोल रहा हूं ये कैसे चार्जेस होने चाहिए, ये होने चाहिए स्टैटिक एंड पॉइंट चार्जेस। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स लगता है F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, जिसमें से K जो है उसको हम बोलते हैं कुलम्स कांस्टेंट और K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। और ये जो K है उसको हम मैथमेटिकली दिखा सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। और उसमें से ये जो एप्सिलॉन नॉट है उस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये बहुत ही बेसिक सी चीज है कुलम्स लॉ के बारे में, ये हम सभी को पता है। उसके बाद जो कुलम्स लॉ है वो किसके जैसा दिखता है, तो कुलम्स लॉ जो है वो न्यूटन के ग्रेविटेशन के लॉ जैसा दिखता है। एज वी ऑल नो द ग्रेविटेशन लॉ ऑफ द न्यूटन इज Gm1m2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। Then what is the similarity between both the laws? The similarity between both is both are inverse square law. Inverse square law का मतलब है कि दोनों 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में होते हैं। दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आता है, r स्क्वायर आता है। तो बोथ आर द इनवर्स स्क्वायर लॉ। दूसरी सिमिलरिटी क्या है, दूसरी सिमिलरिटी ये है दैट बोथ द फोर्सेस एक्ट ऑन द लाइन जॉइनिंग, यानी कि इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, अच्छा एट्रैक्शन लगेगा या रिपल्सन लगेगा, दैट डिपेंड्स। लाइक चार्ज है तो रिपल्सन लगेगा और अनलाइक चार्ज है तो एट्रैक्शन लगेगा। लेकिन ये एट्रैक्शन या फिर रिपल्सन का जो फोर्स है वो दोनों चार्ज को ज्वाइंट करती हुई जो लाइन है उसी के ऊपर ही लगेगा। यानी कि मान लीजिए कि अगर इन्हीं दो चार्जेस को मैं यहाँ पर फिर से बना रहा हूं, ये एक चार्ज है Q1 और ये एक चार्ज है Q2। अगर ये दोनों लाइक चार्जेस है तो इन दोनों को ज्वाइंट करती हुई मैं पहले एक लाइन बना देता हूं। ये हो गया चार्ज Q1, ये है चार्ज Q2। अगर ये दोनों लाइक चार्जेस है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर भेजेंगे। यानी कि Q1 जो है वो इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा इस तरफ और Q2 जो है वो इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा इस तरफ। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और मान लो कि मेरे पास अनलाइक चार्जेस है, यहां पर फिर से मैं दो चार्जेस बना रहा हूं, एक को मैं बोल देता हूं प्लस Q1 और दूसरे को मैं बोल देता हूं माइनस Q2। तो यहां पर भी जो फोर्स लगेगा वो दोनों को ज्वाइन करती हुई एक लाइन बनती है, उसी के ऊपर लगेगा। लेकिन क्योंकि ये फोर्स अट्रैक्शन टाइप का है तो Q1 जो है वो Q2 को अपनी ओर खींचेगा और Q2 जो है वो Q1 को अपनी ओर खींचेगा। यानी कि रिपल्सिव फोर्स जो है वो इस तरीके से लगता है और अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो इस तरीके से लगता है। यहां पर लिख रहा हूं मैं, अगर ये अनलाइक चार्जेस है तो वो दोनों अट्रैक्ट करते हैं। ये तो हो गई सिमिलरिटीज की बात, दैट बोथ आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बोथ द लॉज, और दोनों जो फोर्सेस है वो लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर ही लगते हैं। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो ऑलवेज अट्रैक्शन टाइप का ही होता है, यानी कि ऑलवेज ऐसे ही लगता है। अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, दो मास है m1 एंड m2, तो वो दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे जो कि ऑलवेज अट्रैक्शन टाइप का ही होगा। जबकि कूलम फोर्स में ऐसा नहीं होता है। कूलम फोर्स अट्रैक्शन टाइप का भी होता है और रिपल्सन टाइप का भी होता है, जैसा कि हमने लिखा है। अगर लाइक चार्ज है तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, कुछ और डिफरेंसेस है दोनों के बीच में? यस, बिल्कुल है। यहीं से ही हमारी परमिटिविटी की बात शुरू होती है। मान लीजिए कि मेरे पास दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है और उन दो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मास है m1 एंड m2। तो जैसे हमने अभी अभी बात की है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन टाइप का एक फोर्स लगेगा और ये जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड होता है F इज इक्वल्स टू Gm1m2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, वेयर R इज अ डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पॉइंट ऑब्जेक्ट्स।
अभी अभी ये जो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं वो मैंने एयर में रखे, वैक्यूम में रखे। मान लो कि कोई अगर आपको बोल दे कि नहीं नहीं अभी मैं इनको लेकर गया और मैंने उनको पानी के अंदर रख दिया, तो अभी इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा? तो हम बोलेंगे कि इन दोनों के बीच का फोर्स सेम ही होगा, विच इज Gm1m2 डिवाइड बाय r²। अभी कोई बोल दे कि नहीं नहीं भाई ये पानी नहीं है, हमने तो इसको ऑयल के अंदर रख दिया है, तो फोर्स क्या होगा? तो हम बोलेंगे कि इतना ही होगा, Gm1m2 डिवाइड बाय r²। आप इसको चाहे पानी में रख दीजिए, चाहे ऑयल में रख दीजिए, चाहे आप इसको गन्ने के जूस में रख दीजिए, चाहे आप इसको आम के जूस में रख दीजिए, इनके बीच का फोर्स चेंज होने वाला नहीं है। और इसीलिए आप याद कीजिए, जब 11th स्टैंडर्ड में आपने ग्रेविटेशन का चैप्टर किया होगा तो इस कैपिटल जी को आपने बोला होगा इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल का मतलब है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, ये किसी भी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जबकि कूलम्ब फोर्स में क्या होता है, कूलम्ब फोर्स जो है उसका जो कांस्टेंट है ये के, वो के है, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो क्यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि के जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? परमिटिविटी के ऊपर। परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी यानी कि हर अलग अलग मीडियम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने के लिए अलग अलग तरीके से ओपोज करता है। कोई कम ओपोज करता है, कोई ज्यादा ओपोज करता है, कोई उससे थोड़ा ज्यादा ओपोज करता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने के लिए ओपोज बढ़ जाएगा तो हम बोलेंगे कि परमिटिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। और ओपोज सबसे कम किस में होता है? तो ओपोज सबसे कम होता है वैक्यूम में। परमिटिविटी का डेफिनेशन ही यही है, कैपेसिटी ऑफ अ मीडियम टू ऑब्स्ट्रक्ट द पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रिपीट कर रहा हूं एक और बार, कैपेसिटी ऑफ अ मीडियम टू ऑब्स्ट्रक्ट द पासेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड को ओपोज करने की कैपेसिटी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को ओपोज करने की कैपेसिटी ज्यादा तो उसकी परमिटिविटी ज्यादा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को ओपोज करने की कैपेसिटी कम तो उसकी परमिटिविटी भी कम। एंड एज वी ऑल कैन क्लियरली सी, ये एप्सिलॉन नॉट और फोर्स जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होते हैं। इसी इक्वेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, के को मैंने लिख दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। तो यहां से अभी आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि एप्सिलॉन नॉट और फोर्स दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि अगर किसी मीडियम का ओपोज बढ़ जाएगा तो उसकी परमिटिविटी बढ़ जाएगी, परमिटिविटी बढ़ जाएगी तो फोर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो फोर्स कितना डिक्रीज हो जाता है? तो जो फोर्स डिक्रीज हो जाता है हो जाता है उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि वैक्यूम में जो फोर्स है F, उसको मैंने लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय r²। अभी अगर मैं किसी मीडियम में चला जाऊंगा, इन एनी अदर मीडियम, तो मीडियम के अंदर मैं लिखूंगा, मान लेते हैं कि ये कुछ नया अमाउंट का फोर्स है, F डेस्क इज 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय r²। अभी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कैसे फाइंड करते हैं? तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। और ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसको हम दूसरा बोलते हैं कैपिटल के, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां से मुझे पता चलता है कि एप्सिलॉन मीडियम इज के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, यानी कि के गुना बढ़ जाएगा मीडियम के अंदर परमिटिविटी, क्योंकि किसी भी मीडियम में ओपोज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वैक्यूम में बीच में कुछ भी आयंस नहीं है तो वो ओपोज नहीं कर पाएंगे। दूसरे किसी मीडियम में आयंस होते हैं तो ओपोज बढ़ेगा, ओपोज बढ़ेगा तो परमिटिविटी बढ़ेगी। कितने टाइम्स बढ़ेगी? के टाइम्स बढ़ जाएगी फ्री स्पेस से, वेयर के इज अ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो मैं लिख सकता हूं कि F डेस्क इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम को मैं लिख रहा हूं के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय r²। इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², ये चीज बन जाएगा F जो कि वैक्यूम में है, और डिनोमिनेटर में जो K है वो K हमने ऐसे ही रख दिया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि परमिटिविटी K टाइम्स बढ़ेगी, अगर परमिटिविटी बढ़ेगी तो फोर्स क्या हो जाना चाहिए? कम हो जाना चाहिए।
तो परमिटिविटी k टाइम्स बढ़ चुकी है, तो फोर्स डिवाइड बाय k जितना हो चुका है। यानी कि किसी भी मीडियम में फोर्स वैक्यूम से कम लगता है, फ्री स्पेस से कम लगता है। कितना कम लगता है? डिवाइड बाय k, वेयर k इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द एनी मीडियम। तो और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि ये फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर कुछ सिमिलरिटीज, तो क्योंकि कुछ कुछ हालांकि डिफरेंसेस भी है, उसकी भी बात हमने की, तो कुछ कुछ सिमिलरिटीज है, इसलिए इस फोर्स को काफी बार ग्रेविटेशन के साथ कनेक्ट किया जाता है। और आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है जिनका मास m1 एंड m2 है, उनके ऊपर चार्ज q1 एंड q2 है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स और इन दोनों के बीच में लगने वाला कूलम फोर्स, इसका मुझे रेशियो चाहिए। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो ऊपर में लिख रहा हूं कूलम फोर्स डिवाइड बाय नीचे में लिख रहा हूं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। कूलम फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है k q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर अपॉन ग्रेविटेशन फोर्स होता है g m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। r स्क्वायर के r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और कूलम फोर्स अपॉन ग्रेविटेशन फोर्स का रेशियो हमें मिलेगा k q1 q2 डिवाइड बाय g m1 m2। जब भी इस टॉपिक में से या इस कंसेप्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस दिया नहीं होगा। तो आप देख लीजिए इस फॉर्मूला में कहीं भी डिस्टेंस की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन देख के सबसे पहले आपको लगेगा कि वो सेपरेशन इज नॉट गिवन, डिस्टेंस इज नॉट गिवन, तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं। लेकिन क्योंकि ये दोनों का रेशियो है तो डिस्टेंस से डिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा, तो हमें डिस्टेंस की जरूरत भी नहीं है। ठीक, उसके बाद ये जो एप्सिलॉन नॉट है फ्री स्पेस का, वो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसके बाद आता है कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्मेट, हम सभी को पता है। चलिए मान लीजिए कि मेरे पास एक फ्री स्पेस है, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, उसके अंदर मैंने दो चार्जेस रख दिए। ये एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। Q1 जहां पर पड़ा हुआ है ओरिजिन से, उसके पोजीशन वेक्टर को मैंने डिनोट कर दिया है R1 से, और Q2 जहां पर पड़ा हुआ है उसके पोजीशन वेक्टर को मैंने डिनोट कर दिया है R2 से। अभी ये कंसेप्ट आपके 11th में आ चुका है कि अगर दो वेक्टर्स है और उनको मैं हेड से हेड कनेक्ट करूं तो रिजल्टिंग वेक्टर क्या बन जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो अभी देख लो, मैं बता रहा हूं कि वो कैसे बनता है। हालांकि उसका प्रूफ भी है लेकिन उसकी हमें अभी कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि मेरे पास एक वेक्टर है इस तरीके से A, दूसरा वेक्टर है इस तरीके से B। बोथ द वेक्टर्स आर कनेक्टेड टेल टू टेल। ध्यान से सुनना इस बात को, बोथ द वेक्टर्स आर कनेक्टेड टेल टू टेल। और अगर मैं उनके हेड को कनेक्ट कर दूं, अगर मैं उनके हेड को कनेक्ट कर दूं कुछ इस तरीके से, तो हेड को कनेक्ट करने के लिए मैं A से B गया हूं तो ये वेक्टर बनेगा B माइनस A। और अगर मेरे पास यही दो वेक्टर्स है, यानी कि एक वेक्टर है मेरे पास A और दूसरा वेक्टर है मेरे पास B, अगेन बोथ आर कनेक्टेड बाय टेल टू टेल, और अगर दोनों के हेड को मैं कनेक्ट कर दूं कुछ इस तरीके से, तो मैं गया हूं B से A, तो ये वेक्टर बनेगा A माइनस B। अगर A से B गए हो तो B माइनस A, B से A गए हो तो A माइनस B। उसी तरीके से अगर ये दो पॉइंट्स है, अगर इनको मैं ज्वाइन कर दूं ऐसे, तो दो वेक्टर को हेड से हेड मैंने कनेक्ट किया है। R1 से मैं R2 गया हूं तो ये वेक्टर बन जाएगा R2 माइनस R1। और अगर इसका उल्टा वेक्टर मैं बना था, जो कि मैं ऊपर बना रहा हूं, इतनी साइज का है, तो मैं R2 से R1 गया हूं तो ये वेक्टर बन जाता R1 माइनस R2। इस तरीके से हम वेक्टर्स को लिख सकते हैं। अभी इसका यूज किया है तो देखिए दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगा रहे हैं, ठीक है। तो Q1 Q2 के ऊपर इस तरफ फोर्स लगाएगा, Q1 Q2 के ऊपर इस तरफ फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को मैं बोल रहा हूं फोर्स ऑन 2/1, ऐसे दिखाते हैं, फोर्स 2/1। जो पहले लिखा होगा उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इसके थ्रू लग रहा है, और 2/1 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो उसको लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F12। हालांकि ये फोर्सेस जो है वो वेक्टर्स है तो हम वेक्टर्स दिखा देते हैं, ठीक। अभी अगर मुझे किसी भी फोर्स को वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है, मान लीजिए कि मैं पहले लिख लेता हूं F12, तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये तो बात हो गई उसके मैग्नीट्यूड की। अभी अगर मुझे इसमें डायरेक्शन दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इसके साथ एक यूनिट वेक्टर जोड़ दूंगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, तो कुछ वैल्यू तो चेंज नहीं होगी,
लेकिन यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। तो F12 वाला फोर्स किस तरफ लग रहा है? इस तरफ। तो मुझे कौन सी डायरेक्शन का वेक्टर यूज करना चाहिए? इसी डायरेक्शन का, तभी तो फोर्स की सही डायरेक्शन वो बताएगा। तो फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो इस तरफ वाला मेरे पास वेक्टर है ये R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 जो वेक्टर है, R12 मतलब R1 माइनस R2, ये जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन का मैं यूनिट वेक्टर साथ में डिनोट कर दूंगा। तो ये हो गया फोर्स का वेक्टर फॉर्मेट। अच्छा, उसके बाद हम सभी को पता है कि जो मेरे पास वेक्टर होता है, कोई भी वेक्टर, वो वेक्टर दो चीजों से बनता है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला इसके ऊपर से क्या बनता है? इसके ऊपर से यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बनता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो इसी फॉर्मूला को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि F12 का जो फोर्स है that will be equal to KQ1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर विच इज मैग्नीट्यूड। और अगर यूनिट वेक्टर को मैं इस तरह से लिख दूं तो वेक्टर R12 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर R12। मैग्नीट्यूड यानी कि ये देगा वैल्यू लेंथ ऑफ दैट वेक्टर, तो ये भी तो वैल्यू ही है, लेंथ ऑफ दैट वेक्टर ही है। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो आपका फोर्स का फॉर्मूला बन सकता है KQ1 Q2 डिवाइड बाय R क्यूब इंटू वेक्टर R12। याद रखिए, अगर मल्टीप्लाई आप वेक्टर से कर रहे हैं तो डिवाइड बाय R क्यूब आएगा, मल्टीप्लाई आप यूनिट वेक्टर से कर रहे हैं तो डिवाइड बाय R स्क्वायर आएगा। अभी इसी तरीके से हम फोर्स 21 को भी लिख सकते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। ये हो जाएगा KQ1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। फोर्स 21 इस तरफ लग रहा है, ये रहा उसी डायरेक्शन का वेक्टर R2 माइनस R1, तो उसको मैं लिख दूंगा R21 का यूनिट वेक्टर। और इसमें भी मैं लिख सकता हूं F21 इज इक्वल्स टू KQ1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं वेक्टर R21 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21। अगेन इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करके हम बोलेंगे F21 इज इक्वल्स टू KQ1 Q2 डिवाइड बाय R क्यूब इंटू वेक्टर R21। दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, यानी कि ये चीज कुछ ऐसी बन जाती है कि F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया कूलम्ब्स लॉ का पूरा ओवरव्यू। अगर आपने ये टॉपिक पहले कहीं पढ़ा हुआ है तो आपको फिर से उसका शॉर्ट चार्ट, मेमोरी चार्ट, जो भी आप बोल लीजिए वो आपको मिल गया। सारे के सारे फॉर्मूलाज कूलम्ब लॉ के इसके अंदर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स में आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके ऊपर से आप कूलम्ब्स लॉ के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। और अगर आपने ये टॉपिक पहले कहीं नहीं भी किया हुआ है तो भी इस फॉर्मूला से आपके सारे क्वेश्चंस इतने अंडरस्टैंडिंग से हो जाएंगे। चलिए, तो हम इस टॉपिक के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। पहले एक दो इजी क्वेश्चंस है, उसके बाद थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस हम आगे देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन द टू अल्फा पार्टिकल्स सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस 3.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। तो हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हमारे पास दो अल्फा पार्टिकल है, एक अल्फा पार्टिकल यहाँ पर, एक अल्फा पार्टिकल यहाँ पर, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। ये हो गया उनके बीच का डिस्टेंस। फोर्स मुझे फाइंड करना है। इट इज वेरी सिंपल, हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू KQ1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। F इज इक्वल्स टू K की वैल्यू हमारे पास है विच इज 9 इंटू 10⁻⁹। अच्छा, अल्फा पार्टिकल है, उसके अंदर कितना चार्जेस होता है, क्या चार्जेस होता है? तो हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल्स, अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुन लीजिए इस चीज को, कि अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। यहां पर लिख के भी दे रहा हूं मैं कि अल्फा पार्टिकल्स के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन कूलम्ब का जो फोर्स है वो तो सिर्फ चार्ज के ऊपर लगता है, न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं है। तो हमें सिर्फ अभी प्रोटॉन का ही काम है, यानी कि एक अल्फा पार्टिकल को मैं गिन सकता हूं ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन, और दूसरे अल्फा पार्टिकल को भी मैं गिन सकता हूं ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन। और प्रोटॉन का चार्ज जो है वो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। और अगर मैं उसका डबल कर दूं, लिख लेते हैं यहाँ पर 2 प्रोटॉन, यानी कि 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये हो गया 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये एक अल्फा पार्टिकल का चार्ज हो गया। वैल्यूज पुट कर देते हैं हम यहाँ पर। K हो गया एक अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 प्रोटॉन के बराबर, 2 प्रोटॉन के बराबर, यानी कि 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 मल्टीप्लाई बाय 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइड बाय डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 3.2,
इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻30 -15 पावर ऐड हो गया -30 हो गया। ये मैंने आपको पूरी वैल्यूज लिख के दे दी है, सिर्फ आपको उसका सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंपल कैलकुलेशन है, सिर्फ मुझे कंसेप्ट आपको बताना था। और दूसरी चीज कि अगर आपको सिर्फ इतनी छोटी सी बात पता होगी तो ये क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते हो। इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 90 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसमें बोला है कि दो प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन्स विच आर सेपरेटेड एट some distance apart from each other in air, find the ratio of the electrostatic force to the gravitation force। देखिए याद कीजिए जो अभी हमने आगे बात की थी, मैंने क्या बोला था कि इसमें डिस्टेंस देना जरूरी नहीं है, एंड एग्जैक्टली इन्होंने क्या दिया है इसमें, सम डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस नहीं है तो हमें जरूरत भी नहीं है। हमें रेशियो पूछा है इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन का, तो ऊपर में लिख रहा हूं कूलम्ब फोर्स डिवाइड बाय ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल्स टू k q1 q2 डिवाइड बाय g m1 m2। k हो गया 9 इंटू 10⁻⁹। q1 प्रोटॉन है यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय g की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻11। मास ऑफ द प्रोटॉन हो गया 1.6 इंटू 10⁻27, 1.6 इंटू 10⁻27। बस सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेशन आप इसका कर सकते हैं, बहुत इजी कैलकुलेशन है। और इसका जैसे ही आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे आपका आंसर आ जाना चाहिए 1.24 इंटू 10⁻36। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है, पहले मैं स्क्वायर को थोड़े अच्छे से यहाँ पर फिर से एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर चार्जेस दिए हैं q, 2q प्लस q एंड -2q, ऐसे कुछ चार्जेस दिए हैं और साथ में उसके वर्टेक्स पे हमें कुछ इस तरह से डिनोशन भी दिया है ABCD। चलिए ऐसा एक स्क्वायर है और क्वेश्चन में हमें पूछ रहे हैं कि 4 चार्जेस आर अरेंज्ड, ठीक है, द फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट द सेंटर विल बी। अच्छा, इसी डायग्राम के बेस पर सिमेट्री के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमें क्या बोला है कि सेंटर पर अगर मैं कोई चार्ज रख दूं, मान लो कि मैंने Q0 रख दिया है सेंटर पर, तो इसके ऊपर जो टोटल फोर्स लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। अभी ये Q और ये Q, ये इन दोनों का जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके ऊपर फोर्स लगेगा, उसी तरीके से इसका भी लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर लगेगा। ये Q और Q का रिपल्सन है तो ऐसे फोर्स लगेगा दूर जाते हुए, तो ये Q इसको इस तरफ फोर्स लगाएगा और ये Q इसको इस तरफ फोर्स लगाएगा, दोनों रिपल्सन के फोर्स है, दोनों की वैल्यू सेम होगी क्योंकि दोनों चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो ये दोनों फोर्स तो सामने सामने क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। अभी बचे बाकी के दो वर्टेक्स, ये Q और Q, अच्छा उनकी भी एक लाइन ज्वाइनिंग बना देता हूं, सभी की सेम ही आएगी। ये Q और Q के बीच में है रिपल्सन और ये माइनस और प्लस के बीच में होता है अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में ऐसे रिपल्सन हो रहा है, इन दोनों के बीच में ऐसे अट्रैक्शन होता है, तो -2q भी इसको अपनी तरफ ही खींचेगा, तो ये दोनों फोर्सेस इसी तरफ लग रहे हैं, तो हमारा जो टोटल फोर्स है वो टोटल फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में। तो ये कौन से डायगोनल के अलोंग है, BD के अलोंग। ध्यान रखना इसमें DB मत लिख देना क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन होता है, ये DB लाइन सेम ही रहेगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, तो BD ही लिखना है हमें। देख लीजिए ऑप्शन में हमको दिया होगा कि अलोंग BD, कहां पर दिया, ये रहा अलोंग द डायगोनल BD, ये सेकंड ऑप्शन, यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद मैं बात कर रहा था कि इसी के ऊपर से सिमेट्री वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सिमेट्री वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको कोई भी शेप दिया होता है जिसके सारे साइड सेम और उनके सभी वर्टेक्स पर सेम चार्ज रखा होता है। मतलब मान लीजिए कि अगर मुझे स्क्वायर दिया है और उनके चारों वर्टेक्स पर हमने रख दिया है Q चार्ज, ये हो गया सिमेट्री। मान लो कि मुझे जो है वो एक ट्राइंगल दिया हुआ है और उनके तीनों वर्टेक्स पर रखा हुआ है सेम चार्ज। ध्यान रखिए कि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होना चाहिए, सारे साइड सेम होने चाहिए। मान लीजिए कि मुझे दिया है हेक्सागोन, सभी सेम साइड, सभी साइड सेम है ऐसा हेक्सागोन और सारे वर्टेक्स पर रखा हुआ है Q चार्ज, तो इनके सेंटर में, इन सारी सिमेट्रीज के सेंटर में गिनने की जरूरत नहीं है, ऑलवेज F0 F net इज इक्वल्स टू 0। सभी के सेंटर में जो टोटल फोर्स है वो 0 ही हो जाता है। इसको बोलते हैं सिमेट्री टाइप के क्वेश्चंस, और सिमेट्री के सेंटर में F net एट सेंटर
एफ नेट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसको बोलते हैं ब्रोकन सिमेट्री, उसका भी मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, चलिए वो देखते हैं। ओके, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। ये ब्रोकन सिमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या बोला है कि 4 चार्जेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड एट अ 4 वर्टेक्स ऑफ द पेंटागन, यानी कि मेरे पास एक पेंटागन है। अच्छा, ये यहां पर ध्यान रखना कि अगर मैंने पेंटागन ऐसे बना दिया तो ये रेगुलर पेंटागन नहीं है। रेगुलर पेंटागन ऐसा नहीं दिखता है, रेगुलर पेंटागन ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। अभी आपको बोला है कि इस पेंटागन के 4 वर्टेक्स पर हमने चार्ज रखा है, तो किसी भी 4 वर्टेक्स पर मैं बना देता हूं सेम चार्ज Q, और एक वर्टेक्स पर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 4 ही वर्टेक्स पर है। तो ये क्या हो गया, हमारी सिमेट्री जो है वो ब्रेक हो गई। और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रोकन सिमेट्री। चलिए, तो ये सिमेट्री हमारी ब्रेक हो चुकी है। और उसके बाद हमें बोला है कि अगर मैं सेंटर पर एक Q नॉट चार्ज रख दूं, सेंटर पर एक Q नॉट चार्ज रख दूं, तो इसके ऊपर का फोर्स जो है वो कितना होगा। तो इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो हमें एक खाली वर्टेक्स दिया है जहां पर चार्ज नहीं है, वहां पर मैं लिख सकता हूं कि मान लीजिए कि एक प्लस Q है और एक माइनस Q। अच्छा, प्लस Q और माइनस Q का टोटल कितना हो गया, 0, वही दिया है हमें क्वेश्चन में। ठीक, तो ये भी वैलिड है। अभी सारे प्लस Q की वजह से इसके ऊपर का फोर्स कितना होता है, 0, क्योंकि वो तो सिमेट्री है। तो प्लस और माइनस के बीच का फोर्स कितना होगा, ये इस डायरेक्शन में रहेगा। अगर आपको नाम दिए हो वर्टेक्स के और सेंटर का, तो आप बोल सकते हो कि इस डायरेक्शन में है। और इसका वैल्यू क्या होता है, तो Q और Q के बीच का वैल्यू क्या होगा, K Q नॉट डिवाइड बाय जो भी इसका डिस्टेंस दिया हो आपको, हमें एक एक साइड का डिस्टेंस दिया है A, तो A स्क्वायर। अच्छा, अगर किसी को ये डाउट है कि डिस्टेंस तो ये आना चाहिए, हमें तो पेंटागन की साइड दी हुई है, तो पेंटागन की साइड A और वर्टेक्स से डिस्टेंस भी A, सारे वर्टेक्स से डिस्टेंस A और सारी साइड भी सेम, उसी को ही रेगुलर पेंटागन बोलते हैं। तो हमारा फोर्स आ गया K Q नॉट डिवाइड बाय A स्क्वायर। ये कंप्लीटली वैलिड है क्योंकि यहां पर मैंने 0 चार्ज ही रखा है जो मुझे क्वेश्चन में बोला था। मैग्नीट्यूड K Q नॉट डिवाइड बाय A स्क्वायर ही आएगा क्योंकि ये सारे चार्जेस का 0, इन दोनों के बीच का फोर्स जो है वो सिर्फ लगेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा K Q नॉट डिवाइड बाय A स्क्वायर। इस तरीके से हम ब्रोकन सिमेट्री को सोल्व कर सकते हैं। चलिए, पीछे जो एक क्वेश्चन हमने स्किप किया हुआ है वो सोल्व कर लेते हैं। हमें बोला है कि 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स A and B have the same charges placed at a distance R experiences the force F। हमारे पास 2 स्फीयर है A and B, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं B को हम। चलिए, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, A और B केप्ट एट अ डिस्टेंस R, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R गिवन है। एक्सपीरियंस द फोर्स F, यानी कि F की वैल्यू, इन दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो सेम चार्ज होगा, वो हमें क्वेश्चन रीड करके पता चल सकता है, K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। नाउ थर्ड आइडेंटिकल चार्जलेस स्फीयर C कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद द A, यानी कि एक मेरे पास तीसरा स्फीयर है ऐसा, लेकिन ये चार्जलेस है, इसको मैं A के कॉन्टेक्ट में लेकर आ रहा हूं। सो एज वी ऑल नो कि Q फाइनल ऑन बोथ जो हो जाएगा, Q फाइनल ऑन बोथ वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2। ये अगर आपको नहीं पता है तो अब नोट कर लीजिए। तो Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2 होता है, और ये कब होता है, इफ रेडियस ऑफ बोथ स्फीयर इज सेम। दोनों स्फीयर की रेडियस जब सेम हो तभी ये होता है, अगर नहीं हो तो उसके और कैलकुलेशन है, वो हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तो हमें ऐसा कुछ बोला नहीं है तो हम सेम ही मान के चलेंगे। तो इसके ऊपर चार्ज है वो Q है, इसके ऊपर भी Q है, इसके ऊपर चार्ज 0 है, तो Q प्लस 0 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, Q बाई 2। तो उसका मतलब कि उसके बाद अभी मेरे A स्फीयर के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो Q बाई 2 रहेगा, और क्योंकि B के कॉन्टेक्ट में कोई भी नहीं आया है तो उसके ऊपर तो चार्ज Q ही रहेगा। ऐसा हमने कर दिया। और अब अगर मैं डिस्टेंस को R बाई 2 कर दूं, पहले डिस्टेंस R था, अभी मैंने डिस्टेंस R बाई 2 कर दिया है, तो अब नया फोर्स क्या लगेगा, तो नया फोर्स F डैश इज इक्वल्स टू K Q बाई 2 इंटू Q और R बाई 2 का स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो F डैश इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, उसको हमने बोल दिया पुराना फोर्स।
4/2 is 2, तो नया फोर्स आपका कितना बन गया, 2F जितना बन जाएगा। तो नया फोर्स जो है वो आपका 2F जितना बन जाएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मुझे इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है तो कोई स्टूडेंट जो रोज के 40-50 क्वेश्चन सोल्व कर रहा है रेगुलरली, हालांकि यहाँ ऑफलाइन में तो हम वो करवाते ही है, इट इज कंपलसरी, और अगर कोई स्टूडेंट इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व कर रहा है तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि देखो मुझे देख के ये तो पता ही है कि कूलम फोर्स जो होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 एंड कूलम फोर्स जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R²। पहले चार्ज का जो प्रोडक्ट था वो था Q², Q1 Q2 Q इंटू Q, ये हो जाएगा FQ डिवाइड बाय R²। पहले जो चार्ज का प्रोडक्ट था वो था Q², अभी जो चार्ज का प्रोडक्ट हो गया वो है गया Q² डिवाइड बाय 2 हो गया। तो पहले से चार्ज कितना हुआ, हाफ। अगर पहले से चार्ज हाफ हुआ तो फोर्स नया जो है वो भी पहले से कितना हो जाएगा, हाफ। डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल में होता है, डिस्टेंस मैंने हाफ कर दिया, स्क्वायर करूंगा तो 4 टाइम्स, तो डिस्टेंस में डिवाइड बाय 4 है तो फोर्स जो है वो मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। तो यहां से मुझे क्लियरली पता चलेगा कि जो F डैश है, अच्छा ये है F, पूरा ने फोर्स सेट डिवाइड बाय 2 हो जाएगा और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। जो नया फोर्स है वो हो जाएगा 2F जितना। चार्ज हाफ हुआ तो नया फोर्स भी पहले से हाफ, डिस्टेंस हाफ हुआ तो नया फोर्स पहले से 4 गुना बढ़ेगा, तो नया फोर्स का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, 2F। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये तो हमने कर लिया ब्रोकन सिमेट्री। उसके बाद ये क्वेश्चन, 2 फिक्स चार्जेस 4Q एंड प्लस Q, दोनों को हमने 3 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर रखा है। ये एक 4Q चार्ज है और ये एक Q चार्ज है, और इन दोनों के बीच में हमारे पास डिस्टेंस है 3 मीटर का। तो इन दोनों के बीच में कहां पर मैं तीसरा चार्ज रखूं प्लस Q, तो वो इक्विलिब्रियम में हो जाए। तीसरा छोटा सा चार्ज प्लस Q मैं कहां पर रखूं जिससे कि ये इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि उसके ऊपर का टोटल फोर्स 0 हो जाए, और टोटल फोर्स 0 हो जाने का मतलब है कि नल पॉइंट मिलना। इस चीज को हम बोलते हैं नल पॉइंट। अभी नल पॉइंट कैसे मिलते हैं ये देखो। सपोज कि मेरे पास 2 पॉजिटिव चार्ज और इसके बीच में मैं कहीं पर भी एक तीसरा चार्ज लाकर रख दूंगा। यहां पर मान लो कि मैंने तीसरा चार्ज लाकर रख दिया, तो ये पॉजिटिव का इसके ऊपर रिपल्सन होगा, ये पॉजिटिव का इसके ऊपर रिपल्सन होगा, तो दोनों फोर्स उसको ऑपोजिट में लग रहे हैं। याद रखो जब दोनों फोर्स ऑपोजिट में मिलेंगे तभी नल पॉइंट मिलता है, क्योंकि दोनों फोर्स ऑपोजिट में होंगे, और जब दोनों फोर्स सेम हो जाएंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो टोटल फोर्स 0 आ जाएगा। अगर ये दोनों इसके ऊपर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाते, सेम डायरेक्शन में, तो वो तो कभी 0 होने से रहा, तो यहां पर 0 हो सकता है। अगर ये प्लस Q चार्ज में यहां पर रख देता तो ये प्लस का इसके ऊपर रिपल्सन लगेगा और ये प्लस का भी इसके ऊपर रिपल्सन लगेगा, तो यहां पर नल पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर उस प्लस Q को मैं यहां पर रख देता तो ये प्लस Q का इसके ऊपर रिपल्सन लगता और ये प्लस Q का भी इसके ऊपर रिपल्सन लगता, तो यहां पर भी मुझे नल पॉइंट नहीं मिलता। ये हो गए 2 पॉजिटिव चार्ज की बात। अगर आपको डाउट है कि सर मैंने बीच में पॉजिटिव रखा है हर जगह अलग अलग जगह, उसकी जगह मैं नेगेटिव रख दूं तो सेम ही सिनारियो होता है, आप करके देख लीजिए। अगर यहां पर 2 पॉजिटिव की बदले में 2 नेगेटिव रख दूं तो सेम ही सिनारियो होता है, आप लिख लीजिए। तो उसका मतलब कि अगर मेरे पास 2 चार्जेस जो है, इफ दोज आर लाइक चार्जेस, तो आपको नल पॉइंट बिटवीन में मिलता है। नल पॉइंट जो है वो बिटवीन, कोई बात नहीं, ये समझ, अच्छा लिख लेते हैं ठीक से। तो आपको जो नल पॉइंट है वो बिटवीन मिलता है, दोनों के बीच में। उसी तरीके से अगर आपके पास अनलाइक चार्जेस है, यानी कि मान लीजिए कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, और इनके बीच में अगर मैं कोई तीसरा चार्ज लाकर रख दूं, मान लो कि मैंने यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो ये प्लस और प्लस का रिपल्सन होगा, ये प्लस और माइनस का अट्रैक्शन होगा, तो यहां पर नल पॉइंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो फोर्स 0 नहीं होगा। अगर इस प्लस Q को मैं यहां पर रख दूं तो प्लस और प्लस का जो है वो रिपल्सन हो जाएगा, और ये माइनस और प्लस का जो है वो अट्रैक्शन होगा, नल पॉइंट मिल सकता है। उसके बाद यहां पर रख दूं अगर मैं, तो ये प्लस और ये प्लस का रिपल्सन, ये माइनस और ये प्लस का अट्रैक्शन, यहां पर भी मुझे नल पॉइंट मिल सकता है। यानी कि अगर मेरे पास अनलाइक चार्ज है, अगर इसमें भी आपको डाउट है कि यहां पर प्लस नहीं माइनस रख दूं तो सेम ही सिनारियो होता है, आप करके देख लीजिए।
तो उसका मतलब कि अगर मेरे पास अनलाइक चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस, तो उसका नल पॉइंट जो है वो आउटसाइड मिलता है, बिटवीन नहीं मिलता, आउटसाइड मिलता है उसका। आउटसाइड कहां पर? डायग्राम तो दिखा रहा है कि दोनों ओर हो सकता है, लेकिन दोनों ओर नहीं होता। कहां होता है? जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसी के पास होता है, ठीक है। नल पॉइंट इज ऑलवेज, null point is always near to the smaller charge, बड़े चार्ज के नजदीक में आपको नल पॉइंट मिलता नहीं। और ये जो नल पॉइंट होता है उसका हमारे पास फॉर्मूला भी है, और वो फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू d अपॉन अंडर रूट q2 बाई q1 प्लस और माइनस 1। इसमें से जो d है वो दोनों के बीच का सेपरेशन है, d जो है वो दोनों के बीच का सेपरेशन है। Q1 Q2 तो आपको पता ही है, बड़ा चार्ज अपॉन छोटा चार्ज, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए Q बिगर अपॉन Q स्मॉलर। और प्लस और माइनस 1, अगर आपके पास लाइक चार्ज होगा तो आप बीच में प्लस रखेंगे, और अगर आपके पास अनलाइक चार्ज होगा तो आप बीच में माइनस रखेंगे। तो यही फॉर्मूला इन दोनों के लिए वैलिड होगा। अभी हमारे पास लाइक चार्ज है या अनलाइक चार्ज है? तो अभी हमारे पास लाइक चार्ज, तो इस फॉर्मूला को अगर मैं यहां पर लिख लूं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू डी अपॉन अंडर रूट क्यू बिगर अपॉन क्यू स्मॉलर। लाइक चार्जेस है तो आप बीच में प्लस रखेंगे, तो ये हो जाएगा +1। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये x जो है वो नल पॉइंट का डिस्टेंस है। किससे होता है नल पॉइंट का डिस्टेंस? स्मॉलर चार्ज से ही होता है। ये तो हमने लिख ही दिया है, तो फॉर्मूला भी उसी का ही होगा। तो ये हो गया, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 3 डिवाइड बाय क्यू बिगर कितना है? 4q डिवाइड बाय क्यू स्मॉलर कितना है? q अंडर रूट +1 इज इक्वल्स टू ये 3 डिवाइड बाय क्यू से क्यू कैंसल, 4 का रूट होता है 2 +1, 3 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 1। यानी कि इससे डिस्टेंस होगा 1 और इससे डिस्टेंस होगा 2, तभी तो जाकर टोटल 3 होगा। लिख दूं मैं डिस्टेंस यहां पर, तो इससे डिस्टेंस होगा 2 और इससे डिस्टेंस होगा 1। इस तरीके से आपको नल पॉइंट का डिस्टेंस मिलेगा। अगर आपको ये नहीं पता हो तो आप इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं। यह है उसका सेकंड मेथड, मेथड 2। बीच में फोर्स 0 होता है, तो दोनों के फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। दोनों ऑपोजिट में लग रहे हैं, मैग्नीट्यूड सेम होगा तभी तो 0 होगा। तो इसका फोर्स, इसका इसके ऊपर लगने वाला फोर्स और इसका इसके ऊपर लगने वाला फोर्स अगर मैं इक्वेट कर दूं तो दोनों फोर्स सेम हो गए, तो टोटल फोर्स 0 हो जाएगा। तो अगर यहां से x डिस्टेंस है, अगर यहां से x डिस्टेंस है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये डिस्टेंस 3 - x हो जाएगा? एक x है तो दूसरा 3 - x हो जाएगा। तो इसका इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा? k 4q इंटू क्यू डिवाइड बाय 3 - x का स्क्वायर। ये मैंने लिखा है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। 4q ने जो इसके ऊपर लगाया वो सेम होगा k q डिवाइड बाय इनके बीच का डिस्टेंस विच इज x स्क्वायर। तो आप देखिए k से k, q से q कैंसल हो गया, तो यहां पर बचा है 4/3 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर। दोनों साइड आप रूट ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2/3 - x इज इक्वल्स टू 1/x। ये सामने जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 3 - x, माइनस x इस तरफ आएगा, 3x इज इक्वल्स टू 3। तो उसका मतलब कि x इज इक्वल्स टू हो गया 1। दोनों मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि बिटवीन द चार्जेस, तो हमें पता चल गया कि बिटवीन ही होगा। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा कि बिटवीन होगा या आउटसाइड होगा तो कैसे करोगे? तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसमें नल पॉइंट बीच में मिलता है और किसमें नल पॉइंट आउटसाइड में मिलता है। और आउटसाइड में भी कहां पर मिलता है? जिसका स्मॉल मैग्नीट्यूड होता है उसके नजदीक में हमको नल पॉइंट मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ द चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर ऑफ -0.8 माइक्रोकूलम इज 0.2। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स? चलिए हमें ऐसे दो स्फीयर दिए हैं, एक के ऊपर का चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम, एक के ऊपर का चार्ज है -0.8 माइक्रोकूलम।
और दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज 0.2 न्यूटन, ये दोनों के बीच का फोर्स, और फोर्स इज इक्वल्स टू होता है k q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, और हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू k की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -12, दोनों का -6 ऐड होके हो गया -12 डिवाइड बाय, ये आर स्क्वायर ऊपर जाएगा 0.2 नीचे आएगा, और अगर आपको आर चाहिए तो इसकी वैल्यू लेके उसका आप रूट ले लीजिए तो आपको आर मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आप इसका खुद से कर सकते हैं। जैसे ही आप कैलकुलेशन करेंगे इसका आंसर आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। मैं लिख देता हूं यहां पर r इज इक्वल्स टू, आंसर आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। और दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, तो ये हमने आगे थियोरी में लिखा है कि F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21, तो दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होता है, सेम होता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, अट्रैक्शन में भी वही होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स। तो अगर एक ने 0.2 लगाया है तो दूसरा भी कितना लगाएगा, 0.2 ही लगाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर एंड 0.2 न्यूटन, which is again given in the option number 2, ये रहा 12 सेंटीमीटर एंड 0.2 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें बोला है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q के आसपास, यानी कि एक मेरे पास कैपिटल Q चार्ज है और उसके आसपास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है ऐसे। चलिए, और उसका रेडियस हमें दिया है, रेडियस इज इक्वल्स टू a, ऐसा गिवन। नाउ फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो ये जो रोटेट कर रहा है हमें उसका टाइम पीरियड निकालना है। तो सबसे पहले तो प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, तो इसको फोर्स इस तरफ लगेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा तो इसको फोर्स इस तरफ लगेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा तो इसको फोर्स इस तरफ लगेगा। तो क्या हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि कूलम फोर्स लग रहा है वो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ही लग रहा है। तो उसका मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दैट फोर्स इज बिहेविंग एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसी की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो घूमता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2, Q1 है कैपिटल Q, Q2 है इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर या फिर डिस्टेंस एंड रेडियस इज सेम ओनली, वो हमें दिया है a स्क्वायर, इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय r, और मास देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज कैपिटल M, तो m v स्क्वायर डिवाइड बाय r इज अगेन रेडियंस और डिस्टेंस दोनों सेम ही है, तो m v स्क्वायर डिवाइड बाय r, तो ये मैंने लिख दिया है। अभी मुझे चाहिए टाइम पीरियड मिलता है ओमेगा पर से, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय t, तो टाइम पीरियड के लिए ओमेगा, और ओमेगा इसके ऊपर से आएगा, तो v और ओमेगा के बीच में जो रिलेशन होता है वो है v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। तो अगर उस रिलेशन को मैं पुट कर दूं तो ये हो जाएगा k कैपिटल Q E डिवाइड बाय ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू m इंटू आर स्क्वायर। अच्छा, r भी रेडियस ही है तो उसको हम पहले से रेडियस ही लिखते हैं ताकि आगे जाके चेंज ना करना पड़े, तो ये हो गया m r माने के रेडियस यानी कि a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय a, तो उसका मतलब कि ये मेरा फॉर्मूला बन गया k q e अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू m a ओमेगा स्क्वायर। उसका मतलब कि ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया k q e डिवाइड बाय m a क्यूब। उसका मतलब कि ओमेगा आ गया अंडर रूट k q e डिवाइड बाय m a क्यूब। उसका मतलब कि 2 पाई बाय t इज इक्वल्स टू आ गया k q e डिवाइड बाय m a क्यूब अंडर रूट। दोनों का अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं तो t बाय 2 पाई इज इक्वल्स टू m a क्यूब डिवाइड बाय k q e अंडर रूट। उसका मतलब कि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m a क्यूब डिवाइड बाय k q e। एक बार आपको कंसेप्ट पता चल गया तो उसके बाद सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही है, उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए मैंने अभी वो बोलते बोलते ऐसे ही रैंडमली कर दिया है। आप भी उसको देख के आराम से समझ ही सकते हैं। अच्छा, आंसर देख लेते हैं कौन सा है, 2 पाई ऊपर आना चाहिए और m a क्यूब अपॉन k q e, तो ये आपका सी ऑप्शन आपका आंसर
हो जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन में भी ऐसा था कि अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं सोल्व करते तो चलता, जैसे ही आप यहां पर पहुंच जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, या फिर मान लीजिए कि यहां पर पहुंच जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ओमेगा और टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो टी नीचे ही आएगा, तो उसका मतलब कि मुझे उसको रेसिप्रोकल करना ही पड़ेगा, तो एम ए क्यूब ऊपर ही आएगा। तो एम ए क्यूब ऊपर वाले आप देख लीजिए कितने ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन है, एक ये है और एक ये है। और उसी तरीके से आपको 2 पाई का भी पता चल सकता है कि वो ऊपर ही आएगा, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। पूरा आप नहीं भी गिनते तो भी चलता था। चलिए, तो ये हो गए कूलम्स लॉ के सारे क्वेश्चंस। इसी तरीके से दूसरे टॉपिक का इसी तरीके से पूरा कंसेप्ट और क्वेश्चन एक साथ में देखने के लिए फिजिफ्लाई चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे वीडियोस देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।